आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण। उसके अंतर्गत ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज किसके कारण होने वाली गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर ए एनिमल्स, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर सी वोल्केनोस या फिर डी अर्थक्वेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमंस। एंथ्रोपोजेनिक का अर्थ होता है मानव द्वारा किया गया या फिर मानव जनित ऐसी गतिविधियां जो मनुष्य के कारण होती है, जैसे वनों की कटाई, औद्योगिकरण, खनन और जीवाश्म ईंधन का उपयोग। ये सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है? ऑप्शन ए वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर कॉज्ड नेचुरली, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल एमिशंस या फिर ऑप्शन नंबर डी डस्ट स्टॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोबाइल एमिशन। वाहन में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के दहन से सीओ, CO2, NOx और पर्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक निकलते हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल एमिशन वायु प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वनों की कटाई सीधे किसमें योगदान देती है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी सॉइल इरोशन, ऑप्शन नंबर सी ओजोन फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर समतापी मंडल में, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉइल इरोशन। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है। वनों की कटाई से यह सुरक्षा समाप्त हो जाती है और वर्षा तथा हवा द्वारा मिट्टी को आसानी से बहने या उड़ने लगते हैं, जिसे मृदा अपरदन सॉइल इरोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मानव गतिविधि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर ही हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल कंबशन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए फॉसिल फ्यूल कंबशन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी ओजोन रिकवरी, ऑप्शन नंबर सी डेस्टिफिकेशन प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस न्यूट्रिएंट लोडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूट्रोफिकेशन। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों में पहुंचने पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं। इससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कौन सी गतिविधि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ऑप्शन नंबर बी रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी नेचुरल पोल्यूटेंट पॉलिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। सड़क सड़क, रेलवे और अन्य निर्माण कार्य बड़े प्राकृतिक आवासों को छोटे-छोटे अलग-अलग हिस्सों में बांट देते हैं। इस प्रक्रिया को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या फिर आवास विखंडन कहते हैं। इससे वन्य जीवों की आवाजाही और प्रजातियों के बीच संपर्क प्रभावित होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चराई मुख्यतः किसमें योगदान देती है? ऑप्शन नंबर ए लैंड डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर बी ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन नंबर सी ओशन एसिडिफिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी थर्मल इन्वर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंड डिग्रेडेशन। जब किसी भूमि पर पशुओं द्वारा आवश्यकता से अधिक चराई की जाती है, तो वनस्पति का आवरण कम हो जाता है। इससे मिट्टी खुली हो जाती है और मृदा अपरदन तथा भूमि की गुणवत्ता में कमी बढ़ सकती है। इसे ही लैंड डिग्रेडेशन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को कृषि भूमि में बदलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हैबिटेट मॉडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल सक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैबिटेट मॉडिफिकेशन। जब प्राकृतिक वन क्षेत्र को हटाकर वहां कृषि भूमि बनाई जाती है, तो उस क्षेत्र के प्राकृतिक आवास की संरचना और परिस्थितियां बदल जाती है।
इसलिए इसे हैबिटेट मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैबिटेट मॉडिफिकेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है, शहरीकरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड रिसोर्स कंजप्शन। ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सक्सेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पॉलिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड रिसोर्स कंजप्शन। शहरीकरण के साथ जनसंख्या, उद्योग, परिवहन और निर्माण गतिविधियां बढ़ती हैं। इससे जल, ऊर्जा, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मांग भी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ी हुई रिसोर्स कंजप्शन शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः किस पर दबाव बढ़ाती है? ऑप्शन ए, नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन ओनली। ऑप्शन नंबर सी, अर्थ रोटेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, टाइड्स ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल रिसोर्सेज। जनसंख्या बढ़ने पर भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास और भूमि की आवश्यकता बढ़ती है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर भी यह दबाव बढ़ाती है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑप्शन बी, रेनफॉल। ऑप्शन सी, अर्थक्वेक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ओशियन करेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन एक्टिविटीज। कृषि विस्तार, शहरीकरण, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक गतिविधियां और लकड़ी की मांग जैसी मानव गतिविधियां वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में शामिल है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का मानव जनित कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, वोल्केनिक इरप्शन। ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल एमिशन। ऑप्शन नंबर सी, लाइटनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल फॉरेस्ट फायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल एमिशंस। वाहनों के इंजन में ईंधन के दहन से विभिन्न गैसें और सूक्ष्म कण निकलते हैं। इसलिए व्हीकल एमिशन वायु प्रदूषण का प्रमुख एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। 13th क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, और ऑप्शन नंबर डी, सॉइल फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधन जलाने पर मुख्यतः मूल रूप से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इन गैसों की बढ़ती हुई मात्रा सांद्रता ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, एफोरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर बी, डिफोरेस्टेशन। ऑप्शन सी, कंजर्वेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, डिफोरेस्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफोरेस्टेशन। प्राकृतिक वन क्षेत्र को हटाकर भूमि को कृषि या अन्य उपयोग में लाने की प्रक्रिया को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। इसके विपरीत पेड़ लगाकर वन क्षेत्र को बढ़ाने की प्रक्रिया को एफोरेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन वेस्ट जनरेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में जानते हैं। शहरों के विस्तार के साथ आवास, परिवहन, उद्योग, बिजली और पानी की मांग बढ़ती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और अपशिष्ट उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। 16th क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी, प्लांटिंग ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से बड़ी मात्रा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके इसलिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का प्रमुख कारण है, एक प्रमुख मानव गतिविधि है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सतत मानव गतिविधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी डिफोरेस्टेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी ओवरफिशिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बारे में जान लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मिट्टी, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण किया जाता है, इसलिए यह सतत मानव गतिविधि का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल रेनफॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी सीजनल चेंजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जब वनों और प्राकृतिक क्षेत्रों को कृषि, सड़क, उद्योग या शहरी विकास के लिए नष्ट किया जाता है, तो उन तो अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाता है। इससे उनकी संख्या घट जाती है और बायोडायवर्सिटी लॉस बढ़ सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मानव गतिविधि सीधे जल प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉइल कंजर्वेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके बारे में जानते हैं। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ और अन्य अपशिष्ट पदार्थ यदि बिना उचित उपचार के नदियों, झीलों या अन्य जल स्रोतों में छोड़े जाएं, तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज जल प्रदूषण का प्रत्यक्ष मानवजनित कारण है। लास्ट क्वेश्चन है, कथन है वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग जैसी मानव गतिविधियां वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कारण है, ये गतिविधियां प्राकृतिक कार्बन चक्र को प्रभावित करती हैं और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ाती है। तो इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। और असर्शन जो है मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, कथन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। दोनों ही कथन सही हैं। वनों की कटाई से कार्बन को अवशोषित करने वाली वनस्पति कम होती है, जबकि जीवाश्म ईंधनों से दहन से CO2 का उत्सर्जन बढ़ता है। इस प्रकार ये गतिविधियां प्राकृतिक कार्बन चक्र को प्रभावित करती है और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ाती है, जिसके कारण वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन में योगदान होता है। इसलिए रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो ये थे सीजी सेट के लिए लोक विकास और पर्यावरण यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3। थैंक यू।